फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर के साथ मैं हूं काज़म खान। स्टूडेंट्स, आज आपको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाना है वो है आइसोटोप्स। आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सेम प्लेस उन एलिमेंट के एटमों की होती है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो डिफरेंट हो। अगर आप लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को देखो तो उसमें भी जॉन डाल्टन ने ये चीज़ वाज़े की थी कि जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनके जो मासेस वगैरह या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती हैं। और बाद में जब इस पर रिसर्च हुई तो ये बात क्लियर हो गई कि आइसोटोप्स असल में होते भी वही हैं जिनका जो मासेस हैं वो डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब आइसोटोप्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे हम वो होगी, आइसोटोप्स आर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हों लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हों। इन्हें सबसे पहले इस फिनोमिना को सोडी नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। अब मैं आपको बताता चलूँ, आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सेम होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होंगी तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं वो भी सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो भी सेम होती है, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि मैंने अभी आपको इसका मीनिंग भी यही बताया था कि सेम प्लेस, तो सेम पोजीशन होगी पीरियोडिक टेबल में। और उनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद भी सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की तादाद डिफरेंट होती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट देखें, कार्बन के 3 आइसोटोप्स मैंने लिखे हैं यहाँ, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब देखें यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन एटॉमिक मास यहाँ 12 है, 13 है, 14 है। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये जो डेफिनेशन वाली शर्त है वो पूरी हो रही है यहाँ। अब देखें यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम होते हैं एटम में तो वो 6 होंगे, इधर भी वो 6 होंगे, इधर भी। अब देखें तीनों में प्रोटॉन सेम है, तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तीनों में, तो ये शर्त भी पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 हैं। क्यों? न्यूट्रॉन कैसे पता चलते हैं? मैंने आपको A-Z वाला फार्मूला बताया था न्यूट्रॉन की तादाद को देखने का। तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, जब 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, इधर 13 में से 6 को करेंगे तो 7 आएगा, इधर 14 में से 6 को करेंगे तो 8। अब देखें स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये शर्त भी पूरी हो गई। अब आप लोगों का जो इस पैराग्राफ में कुछ आइसोटोप्स के बारे में आपसे MCQs पूछेगा, जैसा कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इसी तरह ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, और निकल के 5 MCQs हैं, 5 जो है ना आइसोटोप्स हैं। कैल्शियम के भी 6 आइसोटोप्स हैं, प्लाडियम के 6 हैं, कैडमियम के 9 हैं और 10 के 11 हैं। तो स्टूडेंट इनको आपने MCQs में करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाना है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस यानी कि कसरत के बारे में। ये तो अंडरस्टूड है कि द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर आइसोटोप्स का, हर एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं उनकी एक अपनी जो है ना नेचुरल अबंडेंस, एक कसरत होती है। कुछ एलिमेंट के आइसोटोप्स ज़्यादा होते हैं तो कुछ के कम होते हैं। अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आप देखें तो 280 डिफरेंट आइसोटोप्स अक्कर इन नेचर में 280 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव, उनमें से 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जबकि 300 अनस्टेबल जो है ना अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो कि आर्टिफिशियल तरीके के जो नज़रिए प्रोड्यूस हुए। अब मैंने नीचे लिखा है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मोनो का मतलब होता है 1, एक,
और आइसोटोपिक का मतलब है आइसोटोप्स एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके एक सिंगल आइसोटोप्स होते हैं वो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट कहलाते हैं। और वो तकरीबन आपके सिलेबस में 4 दिए गए, आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड, जिनका सिंगल आइसोटोप्स होता है, जिनको मोनो कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद ना नॉर्मली ये देखा गया कि जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होंगे वो नेवर पोजेज मोर देन 2, वो 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं रखेंगे। लेकिन जिनके इवन एटॉमिक नंबर होंगे उनके आइसोटोप्स ज़्यादा मिकदार में होंगे। ये माइंड में रखिएगा कि जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ऑड में होंगे तो उनके आइसोटोप्स ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं होते नॉर्मल, लेकिन जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके आइसोटोप्स ज़्यादा मिकदार में होते हैं। नीचे मैंने लिखा है 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि ऑक्सीजन जिसका मास नंबर 16 है, मैग्नीशियम जिसका मास नंबर 24 है, सिलिकॉन जिसका 28 है, कैल्शियम जिसका 40 है और आयरन जिसका 56 है, ये फोम, ये तकरीबन 50% अर्थ क्रस्ट यही बनाते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको ये इवन और ऑड एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था। मैं चलें आपको एक और भी आपकी आसानी के लिए बताता चलूँ कि 280 जो आइसोटोप्स हैं अकर इन नेचर, उनमें से 154 जो हैं वो इवन मास नंबर एंड इवन एटॉमिक नंबर रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये था आइसोटोप्स के बारे में, मैंने आपको डिटेल से बताया। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए देखना है, और फिर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा, बाकी आपने बेटा एमसीक्यूज़ के लिए देखना है। ये तो था आप लोगों का आइसोटोप्स का पोर्शन। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोमीट्री के बारे में बताना है कि ये मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती क्या है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री डिस्कस करने से पहले, ये मुश्किल टॉपिक है, आपको इस पे बड़ी मेहनत से जो है ना इसको लिखना है, बार बार समझना है, ख़ुद घर में इसको आपने रीड करना है। थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन कोई इशू नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा। इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है और इस पर आपने हार्ड वर्क करना है। स्टूडेंट्स, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, देखें ये तो एक मास स्पेक्ट्रोमीट्री तो एक फिनोमिना है। हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में पढ़ना है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है। मैं आपको बताता चलूँ कि आइसोटोप्स का जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स, उनकी डिटर्मिनेशन करने के लिए हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रोसेस यूज़ करते हैं। यानी कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा, मास, ये जो मैंने लिखा ना मास स्पेक्ट्रोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला है विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है टू मेजर द एग्जैक्ट मासेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट्स के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी एग्जैक्ट जो उनका मासेज है वो फाइंड आउट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता है। देखिए बेटा, नाम से ज़ाहिर है मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि जो आइसोटोप्स के मास को मेजर करता हो वो मास स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। तो शुरू में अस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होता था, फिर डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, आजकल मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ हो रहा है। तो मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता चलूँ कि यहाँ से इस टॉपिक से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और कभी कभी लॉन्ग भी आता है। अगर पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल ना बनना हो तो फिर लॉन्ग आ सकता है थ्योरी का, लेकिन मोस्टली अगर न्यूमेरिकल बने तो फिर थ्योरी नहीं आती। तो आपने इसको एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग तीनों के लिए देखना है। इस टेक्निक में जो बेटा मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर बता रहा हूँ आपको, इस टेक्निक में सबसे पहले जो हमारे पास सबस्टेंस चीज़ होती है, मसलन जिसका हमने मास मालूम करना है, उसको सबसे पहले वोलेटाइल करेंगे। जैसे हम उसको वोलेटाइल करेंगे फिर हम उसको आयोनाइज करेंगे, और आयोनाइज यानी कि आयंस में कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किस तरह करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बीम को लेंगे और उससे उस एलिमेंट को आयोनाइज कर देंगे जिसका मास हमने मालूम करना है। अच्छा, जो उसमें गैसियस पॉजिटिव आयन होंगे वो जो बनेंगे, उस देखो आयोनाइज करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन तो बनेंगे। जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उनको सेपरेट कर देंगे, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो, बेटा जिसको M/E कहा जाता है। आपने ये 9th में भी गालबन पढ़ा था। और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको जो है ना हम 2 पीक्स बनाते हैं, पीक्स की शक्ल में उनको रिकॉर्ड कर देते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीट्री असल में क्या चीज़ है, एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम जो है, मास स्पेक्ट्रोमीटर या मीटर, ये जो प्रोसेस है, ये एक डेटा हमने प्लॉट करना है,
यानी कि m/e की बेस पे, x एक्सेस और y एक्सेस पे, यानी कि x एक्सेस पे और y एक्सेस पे रिलेटिव जो है ना नंबर ऑफ आइसोटोप्स हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अस्टन मास स्पेक्ट्रो जो ग्राफ है उसको डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि जो हमारे पास आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनकी एटॉमिक मासेस की बेस पे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और जो दूसरा मैंने डेम्स्टर बताया, ये जो नीचे देखें डेम्स्टर, ये हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं। ये बेटा जो सॉलिड स्टेट में हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको देखें, एलिमेंट तो तीनों शक्लों में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। तो हमने तो एटॉमिक मास उनका फाइंड आउट करना है, हमने तो उनका जो है ना मासेस, एग्जैक्ट जो मासेस हैं वो तो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो वो बेटा जो सॉलिड स्टेट में होगा वो डेम्स्टर यूज़ होगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब ज़रा डिटेल सुनिएगा आप लोग। वो जो सबस्टांस होता है जिसका हमने एनालिसिस करना होता है उसको सेपरेट करके, यानी कि जिसकी यानी कि आइसोटोप्स की मासेस फाइंड आउट करने हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले हम वेपर स्टेट में। असल में वेपर से ही हम उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाएंगे। और जो प्रेशर रखते हैं वेपर का वो वेरी लो रखते हैं, वो तो तकरीबन 10 की ताकत -6 से 10 की ताकत -7 टॉर रखते हैं। ये MCQ अक्सर आता है। उसके बाद उन वेपर को हम अलाउ करते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर में। जैसे आयोनाइजेशन चैम्बर में तो वहाँ पे हम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से उनको टकराते हैं, तो वो जो एटम्स होते हैं आइसोटोपिक एलिमेंट के वेपर फॉर्म में वो आयोनाइज हो जाते हैं। फिर वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं बेटा, पॉजिटिव यानी कि दीज पॉजिटिवली चार्ज आइन आइसोटोप्स के, उनको हमने गौर से देखा तो वो डिफरेंट मासेस रखते थे जो कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप्स। यानी कि हमने असल में क्या करना है, सबसे पहले हमने उनको वेपोराइज करना है गैसीय, फिर उनको आयोनाइज करना है, फिर वो जो आइंस हैं उनको हम आगे लेके जा रहे हैं। उन्हीं की ताकत से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि वो किस तरह जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास रखते हैं। फिर वो जो पॉजिटिव आइन था जिसका अपनी एक m/e वैल्यू थी, उस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस तकरीबन 500 से 2000 वोल्ट अप्लाई करेंगे, वो एक परफोरेटेड एक्सेलरेटिंग प्लेट में से। फिर हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव आइन होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच होंगे, अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव प्लेट को, इस तरह वो आइन आगे एक्सेलरेट हो जाएंगे। फिर वो जो आइन होंगे देन अलाउड टू पास थ्रू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उनको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे जिसको हम नॉर्मल H से रिप्रेजेंट करते हैं, विच विल सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ m/e वैल्यू। फिर उनको वहाँ से भी सेपरेट कर देंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उन आइन को सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ठीक है ना। तो जो वो आइन होंगे, द आइन्स ऑफ डेफिनेट m/e वैल्यू विल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप वन आफ्टर द अदर एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। फिर वो जो है ना इलेक्ट्रोमीटर पर जाके गिरेंगे। तो बेटा उनका मैथमेटिकली जो फॉर्म है वो m/e का वो है h²r²/2e। अब मैं आपको बताऊं व्हाट इज़ दिस। ये जो H है मैंने अभी बताया है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जो आगे बेटा E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। जो R है वो रेडियस है सर्कुलर पाथ का। जो E है, अगर E इंक्रीज़ करेंगे हम E को यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे और H को जो है ना कांस्टेंट रखेंगे तो जो रेडियस है वो भी इंक्रीज़ होगा। और फिर उसका क्या होगा, जो पॉजिटिव आइन होंगे वो फॉल डाउन करेंगे एट अ डिफरेंट प्लेस एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट प्लेस, वो आगे गिरेंगे। और दिस कैन आल्सो बी डन बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके ये सारा प्रोसेस होता है। और फिर जो है ना हम उसको नोट करते रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को सेटअप करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रोमीटर जो है उसका दूसरा नाम आइन कलेक्टर है। फिर वो जो आइन हमने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से आगे भेजे थे वो इलेक्ट्रोमीटर उसको कलेक्ट कर लेगा, ठीक हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड एन आइन कलेक्टर एंड डिवेलप द इलेक्ट्रिक करंट। तो वो इलेक्ट्रिक करंट डिवेलप करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, जो करंट होगी, करंट की जो स्ट्रेंथ होगी बेटा वो हम मेजर करेंगे, वो असल में हमें रिलेटिव अबंडेंस देगा आइंस का। ये आपके माइंड में रहे कि जो स्ट्रेंथ होगी
किसकी, करंट की, वो हमें रिलेटिव अबंडेंस देगी आयंस की। अब देखिए हमने आयोनाइज किया, फिर वोलेटाइल किया, फिर वेपर बनाए, फिर उनको आगे मूव करते, असल में वही जो वेपर का जो ताकत है वही हमें बताएगी कि ये कितने आइसोटोप्स जो है ना रखता है फलां एलिमेंट। इसी तरह सिमिलरली द आयन ऑफ अदर आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस आर मेड टू फॉल ऑन द आयन कलेक्टर। इसी तरह जो है जिनका भी मालूम करना हो हम आयन कलेक्टर पे रखते जाएंगे। और इसी तरह जो है ना हम दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, मास नंबर जिसको हम एक्स एक्सेस पे रखते हैं और वाई पे हम रखते हैं रिलेटिव अबंडेंस को, और हम मुख्तलिफ जो है ना एलिमेंट्स के अटामिक मासेस को जो है ना फाइंड आउट करते हैं, जो मासेस होते हैं उनके। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज अटामिक मास। एग्जाम्पल 1 पढ़ाने लगा हूँ, ये मैंने SQ शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, ये अक्सर पेपर में आता है। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 25 का तीसरा पार्ट है, पेज नंबर 29 पे ये होगा। तो ये आपने बेटा लाजमी देखना है। क्वेश्चन क्या होगा मैं वो भी बताता चलूँ। क्वेश्चन होगा कि नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 20.18 AMU। तो आपने इसका ये लिखना है। अब ज़रा तवज्जो से पहले तो इसका मकसद आप जाना समझें। बेटा नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियोन 20, नियोन 21 और नियोन 22। ये अटामिक नंबर हैं, इनका अटामिक नंबर 10 होता है, ये मास नंबर है, तो ये डिफरेंट है। अब इसका जो रिलेटिव अबंडेंस है वो उसकी मैंने जो है ना ये अमाउंट लिख दी। अब वो कहता है कि इनका एवरेज अटामिक मास निकालें। देखें इसका 20 वाले का 90.92 है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि मैंने उसके मास को उसके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 21 वाले को उसके मास से कर दिया, प्लस 22 वाले को उससे। जब मैंने परसेंटेज निकालने के लिए 100 पे डिवाइड किया तो ये 20.18 आया। अब देखें ना स्टूडेंट्स, यहाँ 20 था, यहाँ 21 था, यहाँ 22 था, जबकि इनका रिलेटिव जो एवरेज निकला है, एवरेज एटॉमिक मास, वो 20.18 AMU निकला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बिल्कुल ठीक है कि हालांकि इंडिविजुअल नियोन का एटम 20.18 नहीं रखता था, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास इतनी आई। इसका मतलब है कि ये रियलाइज़ हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल जो नियॉन एटम होता है वो इतना मास नहीं रखता जो इनका एवरेज निकला है। तो ये एग्जाम्पल 1 थी, तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। अब स्टूडेंट्स आपने इसको पढ़ना होगा, ख़ास तौर पे जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री मैंने आपको पढ़ाया, इसका बेटा आपने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, फिर आपने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, फिर आपने ये सारा प्रोसीजर देखना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसको आपने होमवर्क में, फर्स्ट ईयर क्लास की तरफ से मुझे होमवर्क नहीं मिल रहा, सेकेंड ईयर की जो क्लास है वो मुझे होमवर्क लिख के व्हाट्सएप करते हैं, और फर्स्ट ईयर में अभी तक मुझे किसी ने होमवर्क व्हाट्सएप नहीं किया। तो बेटा आप लोगों ने इसका होमवर्क लिखना है और आपने मुझे व्हाट्सएप करना है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।